हेलो एवरीवन, आज की कहानी है आत्मग्लानि। सुमित ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंस चुके थे। बेजान आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर मैनेजर बोला, काका देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रघुवर जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटा? तो मैनेजर ने कहा, देखिए काका, आपका पोता सोनू आया है। क्या मेरा सोनू आ गया? कहते हुए काका की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ काका, आपका पोता अमेरिका से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया रे तू। उसकी ओर नजर डालते ही रघुवर जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई। मैनेजर ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोला, काका कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भर कर बातें कर लीजिए। मैनेजर कमरे से बाहर गया तो सुमित पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रघुवर जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। सुमित कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैनेजर की कही बात याद आई तो वह चुपचाप रघुवर जी के बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था सोनू बेटा, एक न एक दिन तू जरूर आएगा। तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही रघुवर जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूल कर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। यह बात सुनकर सुमित कुछ बोल नहीं पाया। फिर रघुवर जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ दादाजी, सब लोग ठीक है। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाइयाँ बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी लोगों में जलेबियाँ बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रघुवर जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जिलेबी रखी थी और सुमित को देते हुए बोले, बेटा यह जिलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। सुमित ने अनमने ढंग से वो जिलेबी उठाई। फिर रघुवर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जिलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे जिलेबी खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान से जिलेबी खाता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रघुवर जी ने कहा तो सुमित बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दे तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। यह सुनकर सुमित नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर रघुवर जी बोले, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? रघुवर जी के इस सवाल पर सुमित सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपने पुत्रवधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा कि सोच में पड़ गया?
तेरी शादी हुई या नहीं? रघुवर जी ने पूछा तो सुमित बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? सोनू बेटा, अब तो मुझसे छिपाए, तेरे बाप का भी बाप हूँ मैं। कहते हुए अचानक उनकी आवाज फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी मेरे जहन में से नहीं गई, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियां, बहू, पोते पोतियां सब है, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते मिथ्या लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सूल की तरह चुभती रहती है। अभी सुमित और रघुवर जी की बातें चल ही रही थी कि सुमित की मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी नीता का फोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सुमित ने रघुवर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट लांघने लगा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उन्हें सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रघुवर जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। सुमित जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैनेजर को आवाज दी और रघुवर जी के बारे में बताया। काफी देर सुमित उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। सुमित ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो तुम माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वह क्या है ना नीता, यहाँ वृद्धाश्रम में संचालक उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। तभी सुमित को काटते हुए उसकी पत्नी नीतू बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहीं अपनी माँ के पास बैठे हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो नीता? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए सुमित ने फोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर रूपा जी ने पूछा, क्या हुआ सुमित बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैनेजर हमें बाहर हॉल में बुलाया है। हॉल में किस लिए बेटा? रूपा जी ने पूछा तो सुमित बोला, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ, चलकर खाना खा लेते हैं। सुमित अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सब बुजुर्ग वहां आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में समर्थ थे, जबकि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़ी सेवा भाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। सुमित बड़े गौर से यह सब देख रहा था। उन बुजुर्गों पर एक नजर डालने मात्र से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह यहाँ पर सुखी नहीं है।
हालांकि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से सुमित ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब रूपा जी कमरे में आई तो अपने बेटी के पास बैठते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में सुमित ने कहा और फिर बोला, माँ आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वो खाने हैं। तो रूपा जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटी को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथ से खिलाओ। जब भी आपके हाथ से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ। सुमित ने कहा तो रूपा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए सुमित ने कहा, माँ याद है आपको जब बचपन में एक बार गर्मी की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे तो मैं वही गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया था। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वो घटना याद करके रूपा बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को दो पल भी अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देती थी, वह बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। बात करते करते रूपा जी और सुमित की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब सुमित की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहा था। माँ के पास बैठने का न तो उसके पास समय था और न ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई थी। बातें करते करते सुमित अपनी माँ की गोद में सर रख कर ही सो गया। कमरे के बाहर खड़े मैनेजर काफी देर से यह सारा नजारा चुपचाप देख रहा था। रूपा जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहला रही थी और फिर बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन जब सुमित की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वो चौंक गया और रूपा जी को जगाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई है, ऑफिस भी जाना था। जल्दीबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो रूपा जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, मैं अब चलता हूँ, कहकर सुमित वहाँ से तेजी से निकल गया। वहाँ से सीधा वो अपने ऑफिस चला गया, परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। न चाहते हुए भी बार बार वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसके आंखों के सामने आ रहे थे। रात को सुमित जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो नीतू बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम। इस पर सुमित ने हाँ में सिर हिला दिया। तो नीतू बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर सुमित हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए तुम, खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो सुमित बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन सुमित की आंखों से नींद गायब थी। बीते कल का दृश्य बार बार उसके नजरों के सामने आ रहा था। जब वो अपनी माँ को छोड़ने अपने ही शहर के वृद्ध आश्रम में गया था तो वहाँ रिसेप्शन पर बैठे लड़के और सुमित के बीच बहस हो गई थी।
देखिए सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माँ को यहाँ लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहते हैं तो मैं अभी के अभी 50,000 का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माँ को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुका हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माँ को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इस वृद्ध आश्रम के संचालक फिलहाल शहर से बाहर गए हैं और कल शाम तक वापस लौट पाएंगे, इसलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माँ को लेकर आ जाइएगा। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने कहा तो सुमित बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ बोला, अरे सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी जर्मनी की फ्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज मेरे सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में सुमित का मोबाइल बज उठा। उसके बॉस का फोन था। हेलो हेलो जी सर, सुमित ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर सुमित, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, सुमित ने हड़बड़ाए हुए कहा तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर सुमित, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको इससे पहले कि सुमित अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा सुमित अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी रूपा जी भी व्याकुल हो उठी। सुमित ने फिर से उस लड़के से कहा, सर, आप देख ही रहे कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हूँ। एक तरफ बीबी, बच्चे और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरी फ्यूचर का सवाल है सर, प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम के संचालक को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सर का फोन आउट ऑफ रेंज है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सर की अनुपस्थिति में सब काम मैं ही देखता हूँ। ऐसा कहते हुए मैनेजर ने आवाज दी, छोटू यहाँ आना। तो तभी 25 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए सर। छोटू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यही सोने का इंतजाम कर दो। बहुत दूर से आए हैं। ठीक है सर, अभी करवा देता हूँ, कहकर छोटू वापस अंदर चला गया। यह सुनकर सुमित हैरान रह गया। तभी वो सर बोले, देखिए मिस्टर सुमित, यदि आप इतनी दूर दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन सर, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना कि आप रात को यहीं रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैनेजर के कहने पर सुमित बूझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ छोटू ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर छोटू रसोई घर में चला गया। सुमित वही लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा तो रूपा जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गई और सिल्वर फाइल में लपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना दिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ के इस बात का सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो अपने काम में ही व्यस्त था। फिर रूपा जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ। ना जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर वो सुमित को खिलाने लगी तो सुमित गुस्से से झटकते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं? मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है। आप ही खाइए यह आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर रूपा जी थोड़ा सहम गई और चुपचाप वो पराठे वापस बैग में रख दिए। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो।
मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे रूपा जी अपने अतीत में विचरने लगी। 24 वर्ष की रूपा जी शादी करके अपने ससुराल आई थी। तभी से उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी और जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसलिए जेठानी सास की धोस की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रौब रूपा जी पर ही चलता था। रूपा जी के पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते थे, कुछ खास कमा नहीं पाते थे। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से चलता था। इस सब के कारण रूपा की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी अपने ससुराल में। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए, परंतु रूपा जी की खुद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जा जब ससुराल वाले भी उन्हें बांझ होने का ताना देते थे। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। परंतु उनका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। रूपा जी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। रूपा जी अपने बेटी के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद रूपा जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात नीतू नाम की एक लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही जल्द दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नीतू मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहां घर का सारा काम रूपा जी को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चली जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। यह सब रूपा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता था और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। सुमित और नीतू की शादी को अब 12 साल बीत चुके थे। रूपा जी का एक 10 साल का पोता और 8 साल की पोती थी। उधर नीतू के मायके वाले जर्मनी में शिफ्ट हो गए थे। अब नीतू ने भी रट लगा दी कि उसे भी जर्मनी में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। संयोग से सुमित की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में सुमित ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी नीतू और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुमित अपनी माँ रूपा जी को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर सुमित परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी नीतू विदेश जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल माँ जी को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं और 1 साल बाद दोबारा वीजा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीजा ना लगा तो सुमित ने कहा। तो उस पर नीतू बोली, अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनके लिए वृद्ध आश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर, और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच कर परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। सुमित को यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। छोटू की आवाज से रूपा जी की तंद्रा भंग हुई और वो वर्तमान में आ गई। रूपा जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो सुमित से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है।
आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज भी नहीं रही। पता नहीं ये वृद्ध आश्रम वालों ने अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक तरफ वृद्ध आश्रम की संचालक घूमने को निकला हुआ है तो दूसरी तरफ जो मैनेजर यहाँ बैठा है मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब सुमित गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था उस समय दरवाजे पे खड़े हुए वही मैनेजर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर सुमित अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह मैं तो बस रहने दीजिए मिस्टर सुमित, मैं जानता हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैनेजर कमरे से बाहर निकल गया। सुमित को लगा कि शायद मैनेजर ज्यादा पैसों की डिमांड करेगा, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए सर, अगर आप कहते हैं तो मैं 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए की चेक काट देता हूँ। तभी मैनेजर बोला, जी नहीं मिस्टर सुमित, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही जरूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ एक रात तक नहीं रह सकते। यह सुनकर सुमित की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई। तो मैनेजर बोला, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल किए देती हूँ। मैं आपकी माता जी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगा। लेकिन क्या सर? लेकिन मिस्टर सुमित, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैनेजर की यह बात सुनकर सुमित उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा। तो मैनेजर बोला, हाँ, वृद्धाश्रम में एक रघुवर नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर सुमित हैरान रह गया। फिर मैनेजर बोला, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया था अपनी पत्नी और बेटी को लेकर। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर सुमित, आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा यह छोटा सा काम कर दीजिए। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नजर भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माता जी को अभी एडमिशन दे दूंगा। यह बात सुनकर सुमित ने कहा, लेकिन सर, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर सुमित, आपको उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि उनके पोते का नाम सोनू है। आप मेरे साथ चलिए। वे मैनेजर उसे रघुवर जी के कमरे में ले गए। रघुवर जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वही आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रघुवर, तुमको डॉक्टर ने कहा है दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी, रघुवर जी के दोस्त ने कहा। तो कपाती आवाज से रघुवर जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। रघुवर जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रघुवर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजा पर खड़ा सुमित रघुवर जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैनेजर सुमित को लेकर अंदर गया और सुमित को रघुवर जी का पोता बताते हुए उनसे मिलवा देता है। वृद्ध आश्रम में बीते हुए एक पूरे रात के बारे में सोचते हुए सुमित के आज की रात बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह सुमित बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ा था जहां एक दिन पहले वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने ही मैनेजर खड़ा था जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रहा था। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर सुमित यहाँ वहाँ देखने लगा। सर, मेरी माँ कहाँ है? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैनेजर बोला, देखिए मिस्टर सुमित,
अभी तो आपकी रूपा जी से बात नहीं हो सकती। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? अच्छा माँ अभी तक सोई होंगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ, जब जाग जाएंगी तब उनसे मिल लूंगा। तभी मैनेजर ने कहा, नहीं मिस्टर सुमित, वो सोई नहीं है, बल्कि वृद्ध आश्रम के कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। इस समय वो पूजा में व्यस्त है। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। मैनेजर की यह बात सुनते ही सुमित की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। तभी उसे सामने से रूपा जी हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही सुमित माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर रूपा जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा सुमित राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर जितना बोल रहा था उससे ज्यादा रो रहा था। रूपा जी अपने आंचल से अपने बेटे के आंसू को पोंछते हुए उसे उठाया तो सुमित बोला, चलो माँ अब घर चलते हैं। तभी मैनेजर ने कहा, लेकिन मिस्टर सुमित आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। इन्हें वृद्ध आश्रम से ले जाने के लिए आपको बॉस के ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है सर, आप मुझे अपने बॉस से मिलवा दीजिए, आइए। मैनेजर उन्हें बॉस के ऑफिस में ले गया। ड्रॉर में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए सुमित को दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर सुमित हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ के बॉस अभी तक आए नहीं क्या? मैनेजर बोला, मिस्टर सुमित, इस वृद्ध आश्रम का संचालक मैं ही हूँ। लेकिन सर 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि संचालक छुट्टी पर गए हैं। तो मुस्कुराते हुए उस सर ने कहा, वह सब झूठ था और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुके और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देता हूँ और वह लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। ये रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर सुमित। माँ बाप अपने बच्चे के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है अपने बच्चों के थोड़े से प्यार की, उनके साथ की, और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर सुमित आंखों में आंसू लिए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को लेकर सुमित जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट के बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वह सब सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक दिन ऐसा आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही रूपा जी अपने बेटे सुमित के साथ गाड़ी में बैठी तभी सुमित के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो, उसकी पत्नी ने कहा। तो सुमित बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या यह क्या कह रही हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़ आओ उन्हें, नीतू ने कहा। तो सुमित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं।
कहते हुए सुमित ने फोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।